नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं 9 लेमार्कवाद के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में लेमार्कवाद बताया था, लेमार्कवाद का सिद्धांत, लेमार्कवाद की आलोचना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर पहले वो वीडियो देख लें। तो चलिए बात करते हैं हम 9 लेमार्कवाद। तो कई वैज्ञानिकों ने लेमार्कवाद को सिद्ध करने के लिए, यानी 9 लेमार्कवाद को सिद्ध करने के लिए अनेक प्रयोग किए, यानी निम्नलिखित प्रयोग किए, जिसमें में से हमारा पहला प्रयोग क्या है? बीमारियों की वंशागति। 2 रोग मतलब बीमारियों की वंशागति। जीवों के जीवन काल में सिर पे चोट लग जाने से 2 रोग ऐसे उत्पन्न होते हैं जो कि वंशागति द्वारा नई पीढ़ी में भी जाते हैं। वो 2 रोग क्या हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। पहला वो रोग है एक्सोपथेल्मिया और दूसरा क्या है? हीमेटोमा। तो ये 2 रोग ऐसे हैं, अगर मनुष्य के या मतलब जीवों के सिर पर लग जाएं तो ये 2 रोग हैं जो कि सिर पे चोट लगने से उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्या है? ये 2 रोग नई पीढ़ियों में भी चले जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा। तो चलिए हमारा दूसरा क्या है? लिंडसे का प्रयोग। लिंडसे का ये प्रयोग था कि भाई अगर कोई मान लीजिए ये समतापी और ये असमतापी। कुछ जीवों को समतापी में रख दिया जाए और कुछ जीवों को असमतापी में रख दिया जाए। तो जो समतापी जीव होते हैं और जो असमतापी जीव होते हैं, अगर इन सब जीवों को मिलाकर एक ही अनुकूलन वातावरण में रख दिया जाए। कहाँ? तो अनुकूलन वातावरण में अगर रख दिया जाए तो इनसे जो उत्पन्न लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे करके वंशागति होकर नए पीढ़ियों में भी चले जाते हैं। इस प्रयोग को कई बार जीवों के साथ दोहराया गया है। तो चलिए अगर आप समझ गए हो तो तीसरे नंबर पर चलते हैं। तो हमारा तीसरा प्रयोग कौन सा है? सुमनर का प्रयोग। सुमनर का प्रयोग इन्होंने क्या बताया कि सफेद चूहों को, किसको? तो सफेद चूहों को कुछ समतापी मतलब अधिक तापक्रम और कुछ न्यूनतम तापक्रम। कौन कौन से? तो अधिक तापक्रम और न्यूनतम तापक्रम में जब रखा गया चूहों को, तो कुछ समय पश्चात क्या देखा गया कि अधिक तापक्रम वाले सफेद चूहों का न्यूनतम तापक्रम वाले चूहों के अपेक्षा शरीर, जैसे कान, पूंछ, लंबी टांग आदि क्या है, जो बड़े हो गए। अधिक तापक्रम वाले चूहों का मतलब न्यूनतम तापक्रम वाले चूहों की अपेक्षा इनके शरीर बड़े हो गए। तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं चौथा। तो चलिए अब हमारा पॉल कैमरर का प्रयोग है। इन्होंने 1924 ईस्वी में बताया कि कुछ वयस्क सैलामेंडरों को, जो कि उभयचर वर्ग के प्राणी हैं, उनके शरीर पर पीले धब्बे थे और उनको कहाँ रखा गया? कुछ को पीले डिब्बे में, मतलब पीले डिब्बे, और कुछ को काले डिब्बे। कुछ को पीले डिब्बे में तथा कुछ को काले डिब्बे में रखा गया। ये प्रक्रिया लगभग 4 वर्ष तक दोहराई गई। कितने वर्ष तक? तो 4 वर्ष तक लगभग दोहराई गई। और पीले डिब्बे में रखते रखते कुछ वयस्क सैलामेंडरों, जिनके शरीर पर पहले से पीले धब्बे थे, उनके ऐसे 4 वर्ष तक मतलब पीले डिब्बे में रखते रखते उनके शरीर पर पीले धब्बे दीर्घाकार हो गए, जो इनकी दीर्घाकार पट्टी में हो गई, जैसे बड़ी बड़ी पट्टी यानी पीली पीली हो गई। उस प्रकार के पीले डिब्बे में जो रखे वयस्क सैलामेंडर थे वो हो गए। और काले डिब्बे में तो फिलहाल वैसे थे।
तो ये लक्षण जो इनमें उत्पन्न हुई, दीर्घाकार, पट्टीकार, पीले धब्बे, तो ये वंशागति में चले गए धीरे धीरे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं पांचवा। तो चलिए अब हमारा पांचवा क्या है, मैकडूगल का प्रयोग। इन्होंने 1938 ईस्वी में बताया कि सफेद चूहे, कौन से चूहे, सफेद चूहे, सफेद चूहों, सफेद चूहों को मतलब मान लीजिए कोई तालाब है, इसमें दो रास्ते बनाए गए, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये अंधकार में, मतलब इसमें कुछ अंधेरा था और इसमें कुछ प्रकाश था। तो प्रकाश था तो मतलब इसमें कुछ करंट, जो कि करंट लगा दिया गया, हल्का करंट यानी हल्का बिजली का झटका जिसे हम बोल सकते हैं, वो लगा दिया गया। तो सफेद चूहों को तालाब में जाने के लिए इन रास्तों पे परीक्षण कराया गया। ये लगभग 45 पीढ़ियों तक यही क्रम दोहराया गया। तब उन्हें आखिरी पीढ़ी में पता चला कि भैया इस रास्ते से जाना है, इस रास्ते से नहीं, क्योंकि इसमें कुछ खतरा है। इसमें जाएंगे भले हमें अंधेरा है, कुछ भी है, हम जा सकते हैं, पर इससे जाएंगे भैया तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा, तो हम इससे नहीं, अब इससे जाएंगे, क्योंकि ये अंधकार में रास्ता है, ये प्रकाश में, इसमें बिजली का करंट था, इसमें नहीं था। ठीक, तो आने वाली पीढ़ियों को पता चल गया कि भैया इससे नहीं जाना है, हमें इससे जाना है, तब हम तालाब में पहुंचेंगे। तो अब हम आप ये समझ में आ गया हो, तो चलिए अब हम आपको छठवां बताने। तो चलिए अब हमारा छठवां और आखिरी क्या है, पेवलोव का प्रयोग। इन्होंने 1897 ईस्वी में बताया कि मतलब कुत्तों को भोजन ग्रहण के लिए इन्हें घंटी बजाना पड़ता था, यानी घंटी की धुन की आवश्यकता पड़ती थी। कैसे, ऐसे टन टन बजाते थे, तब कुत्ता भाग के आता था, भोजन खाता था, भोजन ग्रहण करता था। तो यही क्रम दोहराते दोहराते इन्होंने ये दावा किया कि अगर आप कुत्तों को भोजन देना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे घंटी के धुन की कम आवश्यकता पड़ेगी। यही पेवलोव का नियम था, यही पेवलोव का प्रयोग था। तो इन सब प्रयोगों से आपने क्या देखा कि मतलब इन सब प्रयोगों से लेमार्कवाद को बल मिलता है, यानी उनके सिद्धांतों को सही माना गया है। अर्थात इस आधुनिकवाद को क्या कहते हैं, नव लेमार्कवाद कहते हैं। अंत में स्पेंसर, हयात, पैकर्ड, गेडो आदि वैज्ञानिकों ने एक्स किरणें व अन्य किरणों द्वारा जीवों के शरीर में हुए परिवर्तनों को देखा और बताया कि इन परिवर्तनों का प्रभाव जो है वो किस पे पड़ता है, तो जीन्स पे पड़ता है, जो कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति द्वारा संतान में पहुंच जाते हैं। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।